भागवत ने तो फिर एक बार लड़ाई छेड़ दी। पहले शूद्रों को अलग कर दिया, वाल्मीकि समाज को अलग कर दिया, आज जो है ब्राह्मणों पे बात आ गई है। देखिए जातीय जनगणना को मैं बिल्कुल पूरे सिरे से नकारता हूं। तो उसमें दिक्कत संपत्ति और माल पे ही तो नजर है सरकार की। जातीय व्यवस्था तो पहले से चली आ रही है कि अगर आपके पिताजी जो है डॉक्टर थे तो आप डॉक्टर बनेंगे, अगर आपके पिताजी स्वीपर थे तो आप स्वीपर बनेंगे। आप क्यों पढ़ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पढ़े। तो फिर चतुर्वेदी क्यों लगा लिया? चतुर्वेदी मेरी कास्ट है। 97.6% पे मेरी बेटी ने 12th पास किया, पर उसको दिल्ली के किसी और कॉलेज में एडमिशन मिलने की बजाय, क्योंकि ब्राह्मण के लिए जनरल कोटे के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं, मेरी बेटी को बहुत बुरा लगा। अरे मैंने कब कहा कि आरक्षण नहीं देना? मैं तो कह रही हूँ कि आरक्षण दीजिए, पर उसे दीजिए जिसको जरूरत है। सिर्फ कास्ट के नाम पे मत कर दीजिए, जातिगत नहीं होना चाहिए। हमने तो आपसे कहा ही नहीं। वाला 2.5 लाख वाला गरीब है, आपको तो 8 लाख के दायरे में रखा है ना ये। मैं ईडब्ल्यूएस में हूँ नहीं। आप यही तो कह रहे हैं पिछड़े, लेकिन इन्होंने हमें मौका नहीं दिया। अब जातीय जनगणना होनी चाहिए, मौका। मैं तो खुद ब्राह्मण हूँ। वो जो एक लाइन है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी, आप इस लाइन को जितनी बार भी इलेबोरेट करके पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए, लेकिन उसी रामायण में उसी वहीं पे जहाँ राम जी हैं विराजते हैं, वहाँ केवट भी है, वहाँ शबरी भी है, वहाँ जामवंत भी है, वहाँ हनुमान भी है। जो आप उसमें जब पशु की बात करते हैं, शूद्र की बात करते हैं, और जब इस तरह की महिला की बात करते हैं तो सीता जी का अपना कैरेक्टर, मंदोदरी का कैरेक्टर, कोई कैरेक्टर कम नहीं है किसी से। जब उस किताब के अंदर किसी का कैरेक्टराइजेशन कम नहीं है, किसी की अपनी जो आइडेंटिटी है उसको आपने दबाया नहीं है। शूर्पणखा को भी नाक काट दी का मतलब ये नहीं है कि आपने नाक काट दी। नाक काट दी का मतलब था कि आपने उसकी इज्जत कम कर दी, कि आपने उसकी बात नहीं मानी। तो जो प्रचलित बातें हैं, मेरी एक दोस्त है कि उनको किसी ने इंग्लिश में हदीस गिफ्ट की, क्योंकि वो लॉयर है, सीमा जोशी नाम है उनका, और उन्होंने उसको बोला मैं इंग्लिश में इसको नहीं पढ़ूंगी। तो उन्होंने कहा कि आप इंग्लिश में क्यों नहीं पढ़ना चाहती? तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जब बात जाती है तो उस बात का अर्थ जो है वो बदल जाता है। इसलिए मैं उसको वैसे ही पढ़ूंगी जैसे ये है ओरिजिनल है। हाँ, इसलिए उन्होंने उर्दू की हदीस जो है वो पढ़ने के लिए घर पे ट्यूटर रखा, और ट्यूटर रखने के बाद उन्होंने न सिर्फ उसको मतलब लिखना पढ़ना सीखा, अब वो उन्होंने जब हदीस पढ़ी तो उसको उर्दू में ही पढ़ी ताकि बात का मतलब समझ में आए। और तुलसीदास जी ने तो अवधी में लिखी है ना, हिंदी में देखिए, वो तो ओरिजिनल ही है ना। देखिए गीता प्रेस कोई लोकल तो छापेगी नहीं। नहीं, गीता प्रेस लोकल नहीं छाप, अरे लोकल नहीं छाप रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोकल कोई चीज़ छाप रही है, ये लाइनें उसमें नहीं है, लेकिन अगर जहाँ पे ये लाइनें लिखी हैं वहाँ उस पूरे उसमें आप कैरेक्टराइजेशन तो देखिए पूरे लोगों का कि वो कैरेक्टराइजेशन क्या है। तुलसीदास जी आप तो देखिए इसका मतलब बता सकती है दोहे का। देखिए दोहे का जो मतलब था वो किस संदर्भ में, तुलसीदास जी खुद अपनी पत्नी से प्रेम में बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे, ठीक है, विमुख होके उन्होंने जब झटकारा उनको तब वो उधर है, ठीक है, तब उन्होंने ये रामायण लिखी। तो आप एक विमुख आदमी का, जैसे मोदी जी हैं, तो आपको लगता है रामचरितमानस धर्म ग्रंथ है? रामचरितमानस धर्म ग्रंथ क्यों नहीं है? धर्म ग्रंथों में जब हम वेद को गिनते हैं, उपनिषदों को गिनते हैं, पुराणों को गिनते हैं, तो हमें रामचरितमानस और रामायण जो है इन चीज़ों का भी मान सम्मान इसलिए करना पड़ेगा कि जहाँ आपकी आस्था है, जहाँ आपकी आस्था है, भगवान को किसी ने नहीं देखा। तमाम लोग तो मनुस्मृति को भी धर्म ग्रंथ बताते हैं। मनुस्मृति किसने पढ़ी है? मनुस्मृति आप चिल्लाते रहिए, पर मनुस्मृति आपको बाहर कहाँ दिखाई देती है? कहाँ पे इन चीज़ों का आप पोलराइजेशन करने की भी बात करते हैं, धर्म में लड़ाने की भी बात करते हैं, और जब आप इसकी बात करते हैं कि धर्म ग्रंथों में ये वाली बातें आती हैं, तो किसी भी तरह की बात उसमें मनुस्मृति में मनु जी जो है जब सृष्टि का अंत हो रहा था तो अपनी पत्नी को लेके तो गए थे ना, तो उन्होंने अपनी पत्नी क्यों नहीं छोड़ी? सृष्टि बिना अपनी पत्नी के बना लेते, ऐसा क्या था उसमें? तो फिर विरोध क्यों हो रहा है इनका? बिना पढ़े आप जितने लोग ये जो अभी पीछे भी जंतर मंतर में यहाँ से मुसलमानों को और ईसाइयों को काटने मारने की जो ये बातें यहीं से करके गए, इसी मंच से करके गए हैं। यहाँ पे जब वो लोग इस तरह की बातें कर रहे होते हैं तो हमारा फर्ज है कि उनके माइकों को बंद कर दें। जो लोग सुनिए उनके साथ जो लोग आते हैं ना, उनके साथ जो लोग आते हैं वो हैं जो बिल्कुल बेरोजगार हैं या अपने घर से भरे पूरे हैं कि 4 दिन अगर व्यापार पे नहीं भी बैठेंगे अपने गले पे तो उनके यहाँ कमा के देने वाले लोग हैं। उदित राज को बिना पढ़े लिखे थोड़ा IAS रहे हैं, दिलीप मंडल है, वो देखिए वो कितने पढ़े लिखे हैं। देखिए एक वंचित तमाम जो प्रोफेसर हैं, मेरी बात सुनिए, ये आप जिन लोगों के नाम ले रहे हैं ना, जो आप वंचित समाज से जब आप आते हैं, मेरे किसी बच्चे को कैल्शियम की कमी होगी तो मैं कैल्शियम उसी बच्चे को खिलाऊंगा, दूसरे को नहीं ठुसाऊंगा कि मेरे पास बोतल है तुम दोनों खाओ, नहीं, जिसके पास कमी है आप उसी को देंगे ना। तो जो जिसको दबाया गया है, जिसे कुचला गया है, डायरेक्टली शायद किसी ब्राह्मण ने कभी ना किया, पर सामाजिक ऐसी रूपरेखा बनी हुई है कि जो दबाता है वो कह देता है पीछे से यही होता आ रहा
तो आज बदल दीजिए, आज बदल दीजिए। तो वही तो कह रहे हैं मोहन भागवत। मोहन भागवत क्या कह रहे हैं? मोहन भागवत ने तो फिर एक बार लड़ाई छेड़ दी। पहले शूद्रों को अलग कर दिया, वाल्मीकि समाज को अलग कर दिया, आज जो है ब्राह्मणों पे बात आ गई है। शूद्र को जो हमारी वन व्यवस्था थी उसको आप ऑलरेडी बाहर कर चुके हैं, ब्राह्मणों पे आप आज आ गए हैं। तो वैश्य और क्षत्रिय जो है वो भी वर्ण व्यवस्था का आप सपोर्ट करते हैं? वर्ण व्यवस्था का सपोर्ट नहीं करती हूँ मैं। वर्ण व्यवस्था का इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मैं एक चीज़ में मानती हूँ, जो पढ़ सकता है उसे पढ़ाइए, जो काम कर सकता है उससे काम कराइए, जो और काम कर सकता है उससे और काम कराइए। लेकिन अगर कोई नहीं पढ़ना चाह रहा तो फिर चाहे वो ब्राह्मण हो, फिर चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो वैश्य, उसे नहीं पढ़ना चाहिए। जो चीज़ उसके मतलब जो वो नहीं कर पा रहा उसे वो नहीं करना चाहिए। इसलिए मोहन भागवत जैसे लोगों से अनुरोध है कि पहले बैठ के यहीं पे आके अपने धर्म के लोगों के साथ बैठ के अपने लोग सोचते हैं साइंस इंडिया करा दी हमारा धर्म खत्म हो गया, माता की चौकी करा दी हमारा धर्म खत्म, हमारा धर्म पूरा हो गया। ये चीज़ें ये जो है एक्स्ट्रा करिकुलर हैं, आप अपने मर्जी के लिए कर रहे हैं, आप अपने मज़े के लिए कर रहे हैं। पर जब आप सबके साथ बैठ के भगवान का नाम लेके अगर 108 बार यहीं बैठ के जय श्री राम का पाठ भी कर लेंगे ना तो उनको लोगों की भावना समझ में आ जाएगी। आपकी सरकार चल रही है बिहार में, वहाँ जातीय जनगणना हो रही है, उस पर क्या कहना है? देखिए, जातीय जनगणना को मैं बिल्कुल पूरे सिरे से नकारती हूँ। इसलिए नकारती हूँ कि वंचित जो समुदाय है वो हर कम्युनिटी में है, वंचित लोग हर समाज में है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण होने पे आपको टॉप का फ्लोर दिया जा रहा है और बाकियों को नीचे नौकरी के लिए लिखा जा रहा है कि नहीं तुम झाड़ू लगाओगे, तुम ये करोगे, तुम वो करोगे। नहीं, वंचित समाज हर कम्युनिटी में है, हर कम्युनिटी में है। और वो जो वर्ग है उसको अलग अलग करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जातीय जनगणना से क्या दिक्कत? जातीय जनगणना उन्होंने इसे अगर वो कर रहे हैं तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न हो सकता है कि किस समाज को कितने उत्थान की ज़रूरत है। और जब ये जातीय जनगणना भी कर लेंगे तो इनको समझ में आएगा कि अमीर हर तरफ है, रईस हर तरफ है, खानदानी रईस भी हर तरफ है और पैदाइशी गरीब भी हर तरफ है। जनगणना से तो छट जाएगा ना, आपके लिए तो बहुत फायदा है कि अगर फायदा की बात नहीं है, आप उसको भी अधिकार मिल जाएगा। जाति में बांट ही क्यों रहे हैं? जाति में बांट ही क्यों रहे हैं? अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज पढ़ा हो तो जो सरकार आज बात कर रही है इसकी जब बातें आती, जब मोहन भागवत हिंदू मुसलमान और ये अब जो है वैश्य क्षत्रिय शूद्र ब्राह्मण तक पे उतर चुके हैं, तो एक चीज़ आप बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए कि यहाँ बंटवारे की राजनीति फिर से शुरू हो गई है। यहाँ आपका LIC का पैसा कोई और ले जा रहा है। आपको क्या लगता है अडानी जी को नुकसान हो रहा है? लोग जो तालियां मार मार के अडानी के नुकसान की बात कर रहे हैं उसको क्या नुकसान है? 604वें नंबर से जो आदमी फर्स्ट नंबर तक आ गया उसने कितनी वो तो संपत्ति बनाई होगी। जातीय जनगणना से बस ब्राह्मण को दिक्कत है और किसी को दिक्कत नहीं है और कोई विरोध नहीं। कौन सा ऐसा समाज है जिसमें अमीर नहीं है, जहाँ के लोगों ने कमाया नहीं है, जहाँ के लोगों ने नाम नहीं बनाया? हर कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं। तो नहीं तो क्यों है फिर? दिक्कत किसी को नहीं है। अगर पता चल जाएगा किस पे कितना संपत्ति, किस पर कितना माल है तो उसमें दिक्कत। संपत्ति और माल पे ही तो नजर है सरकार की। नोटबंदी में भी संपत्ति और माल था। अगर संपत्ति और माल तब दबा लिया था, सबसे ले लिया था, तो पुलवामा पठानकोट जैसी हरकतें फिर क्यों होती हैं बार बार? क्यों हो रहा है? क्यों कश्मीर से आज कश्मीरी पंडित वापस जाके बैठे हैं, क्यों उनको बसा नहीं पाते हैं आप? लेकिन पिछड़े कह रहे हैं जिनकी आबादी 52% है इस देश में कि अब तो जातीय जनगणना होकर रहेगी। देखिए, ये सिर्फ सरकार बातें करती है और आप जो पिछड़े सुनिए, सरकार ये बातें करती है और आप किसी को भी 4 बार झूठ को भी 4 बार बोला जाएगा तो आदमी उसे सच मानता है। ठीक है, पर बीजेपी तो नहीं कर रही ना। देखिए, जातीय जनगणना देखिए बीजेपी तो आपकी सरकार करवा रही है। मेरी सरकार नहीं करा रही है कि कांग्रेस की सरकार? कांग्रेस आप वहाँ पे जो है समर्थन में है, उनके समर्थन में ये सरकार वहाँ चल रही है। लेगी समर्थन अपना? समर्थन वापस लेगी या नहीं लेगी ये ऊपर का मुद्दा है। लेकिन जो आप मेरे से बात कर रहे हैं एज ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की नागरिक, मैं वहाँ में आपसे ये कह सकती हूँ कि जो जनगणना जातीय तरीके पे होती है वो सिर्फ इसलिए अगर आप उसको सही कराना चाहते हैं जी, एक तरफ आप जाति खत्म करना चाहती हैं देश में और दूसरी तरफ जो जातीय व्यवस्था है उसको बनाए रखना। जातीय व्यवस्था तो पहले से चली आ रही है। मैंने आपको क्या कहा, वो कर्म प्रधान थी, वो जन्म प्रधान नहीं थी। आप उसे कर्म प्रधान नहीं छोड़ रहे हैं, आप उसे जन्म प्रधान बोल रहे हैं कि अगर आपके पिताजी जो हैं डॉक्टर थे तो आप डॉक्टर बनेंगे, अगर आपके पिताजी स्वीपर थे तो आप स्वीपर बनेंगे। आप क्यों पढ़ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पढ़े। तो फिर चतुर्वेदी क्यों लगा लिया? चतुर्वेदी मेरी कास्ट है, चतुर्वेदी मेरी कास्ट है और इस कास्ट को मेरे को बदलने का कोई वो नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में जितने वेद पढ़ लिया त्रिवेद या 3 वेद पढ़ लिया। मैं वही कह रही हूँ ना, वही तो मैं बता रही हूँ आपको कि जैसे जैसे इन चीज़ों पे आप चर्चा करने की जब बात करते हैं, मैंने अगर वेद नहीं पढ़े तो क्या मैं उसका मूल मंत्र भूल जाऊँ? क्या मैं उसका मूल मंत्र भूल जाऊँ? फायदा उठा रही है ना आपके। मैंने कौन सा फायदा? मेरे सुनिए एक मिनट,
1.6% पे मेरी बेटी ने 12th पास किया, पर उसको दिल्ली के किसी और कॉलेज में एडमिशन मिलने की बजाय, क्योंकि ब्राह्मण के लिए जनरल कोटे के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं, इसलिए EWS है नहीं। EWS आप उसमें भी नहीं आता, आप EWS में थोड़ी आते हैं। अब मैं उसके लिए ये तो नहीं बताऊंगी कि मेरे पति की तनख्वाह जो है लाख रुपए भी साल का नहीं कमाता, ऐसा नहीं होता ना। तो मैं जबरदस्ती, जहाँ किसी का अधिकार है, जहाँ कोई गरीब है, उसको EWS का फायदा मिलना चाहिए। लेकिन अगर मेरी बेटी को नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं है मैं इस बारे में जो है, वो जिस भी कॉलेज से वो पढ़ी, उसने वहाँ पे शिक्षा ग्रहण की। आपको ब्रांडिंग कोई चीज़ नहीं होती। आप मॉडर्न स्कूल में पढ़े, आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, अगर आप पढ़ सकते हैं तो गवर्नमेंट स्कूल से भी डॉक्टर बन के निकलेंगे। और रही बात उसकी कि आप कौन कौन से ब्रांड से पढ़ के आ रहे हैं, उस चीज़ में मैं आपको ये ज़रूर कह सकती हूँ, मुझे बुरा, मेरी बेटी को बहुत बुरा लगा। उसने मेरी सिस्टर को मेरे को यही बोला कि आप छोटी वाली बेटी के नाम के आगे से आप चतुर्वेदी हटा दो, आपको मार लगा चाहते बराबर हो। नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। आरक्षण क्यों खत्म करवाना चाहते हैं आप? आरक्षण कौन खत्म कराना चाहता है? मैंने आपको अभी कहा मेरी बेटी को बड़ा दिक्कत हुई, मैंने उसको दिक्कत हुई, मुझे दिक्कत नहीं है ना। अब वो अपने कॉलेज से संतुष्ट होकर पढ़ के निकली, ग्रेजुएट है आज, अब एमए करने की तैयारी कर रही है। कितनी बड़ी नहीं, पहले आप उस बात को खत्म होने दीजिए। ये बीच में बात जो रह जाती है वो गलत असर छोड़ती है। सीधी बात ये है कि जातीय व्यवस्था पे अगर आरक्षण आ रहा है, लाखों करोड़ों बच्चे अप्लाई करते हैं, कुछ हजार DU तक आते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का अगर किसी और को मौका मिल रहा है, मेरे बच्चा किसी दूसरे कॉलेज में पढ़ा, कोई किसी ब्रांड में पढ़ा। आप तो 8 लाख वाले गरीब हैं और हमने तो आपसे कहा ही नहीं, वाला 2.5 लाख वाला गरीब है। आपको तो 8 लाख के दायरे में रखा है ना। ये मैं EWS में हूँ नहीं। आपकी 8 लाख तनख्वाह है 1 साल की, तो आप तो EWS में आते हैं। मैं 8 लाख भी नहीं हूँ, तो उससे क्या करूँ? OBC जो है वो 2.5 लाख कमाए पूरे साल में, तब वो रिजर्वेशन के दायरे में। आपसे क्या कह रही हूँ, सारा SC ST समाज 2.5 लाख ही कमाता है। सारा दायरा बनाया, मैं वही कह रही हूँ आपको, जिसके पास मौके हैं, जिसके पास कोटे हैं और मौका है, सुनिए, मौका है और उसकी जरूरत है, 3 चीजों का काउंट कीजिएगा। जिसकी जरूरत है और उसके पास मौका है तो उसे उसका फायदा उठाना चाहिए। यही तो कह रहे हैं पिछड़े, लेकिन इन्होंने हमें मौका नहीं दिया। अब जातीय जनगणना होनी चाहिए, मौका। मुझे सिर्फ एक बात बताइए, सुनिए, आरक्षण कब से चल रहा है? BR अम्बेडकर जी की पहल पे एक हमारा जब संविधान बना, ठीक है, उस संविधान में सबके लिए बराबरी के मौके थे, ठीक है। आरक्षण उनको दिया गया जो उस टाइम जो है वंचित थे। तो उस वंचित समाज में से आज दोबारा 75 साल बाद क्यों दूसरा अम्बेडकर खड़ा नहीं हुआ? ये कमी आप में रही, क्योंकि आपने उसे खड़ा, आपने एक को रोल मॉडल बना लिया। कांग्रेस आई खत्म करेगी आरक्षण? मुझे नहीं पता करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर ज़रूरत है तो आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण मिलना चाहिए, और इसलिए मिलना चाहिए जो JNU के ऊपर ये जो चिल्लाते थे 300 रुपए के कमरे में रहते हैं, वहाँ जाके पूछ लीजिए। 300 रुपए आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता। अब कांग्रेस अपना स्टैंड बताए। मैंने आपसे देखिए, ऐसा है, मैं पार्टी की कोई प्रवक्ता तो हूँ नहीं, ठीक है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी रखती हूँ, एक अलग बात है, कांग्रेस के कार्यकर्ता हूँ, एक अलग बात है, लेकिन मैं सीनियर लीडरशिप नहीं हूँ। लेकिन मैं इस बात को दावे से कह सकती हूँ कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ आरक्षण होना चाहिए। वहाँ इसलिए होना चाहिए कि क्रीम तो आप रख दें किसी और के लिए। तो कह तो रहे हैं पिछड़े सारे। अरे पिछड़े जो कह रहे हैं, मैं उनकी बात का समर्थन नहीं तो कर रही हूँ। प्रोफेसर नहीं है, एक भी BC नहीं है हमारा, हम कहाँ जाएं? प्रोफेसर रतन लाल को आप नहीं जानते? अरे वो SC है ना वो तो। मैं कह रही हूँ आप पिछड़े वर्ग, आप पिछड़ा ही मानकर चलिए ना कि दबा हुआ चलिए। ये आप कैसे गोलमेल कर रही हैं? रमेश भंगी जी को जानते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल, उनको मौके नहीं मिले। मौका मिला तभी पढ़ पाए ना। तो जिस समाज को जब मौका मिल रहा है उसे तब पढ़ लेना चाहिए, तब अपना व्यापार कर लेना चाहिए, तब अपना रोजगार कर लेना चाहिए। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप बताएंगे। तो जब लोग ये कहते हैं कि सुनिए, जब लोग ये कहते हैं कि राजीव गांधी भी कहते थे गरीबी खत्म करनी है, इंदिरा गांधी भी कहती थी गरीबी खत्म करनी है, नेहरू जी भी कहते थे गरीबी खत्म करनी है, तो आज आप ये मान लीजिए कि अंबानी जी के पिताजी ने, धीरू भाई अंबानी ने कहाँ से शुरू किया, आज कहाँ तक पहुंचे हुए हैं। मेरे अपने परिवार की बात करूं तो मेरे अपने परिवार में कहाँ से शुरू हुए थे, कहाँ तक आए, आज सारे जो 6 चाचा ताऊ हैं, सबके अपने अपने मकान है, अपने अपने घर है, सबके बच्चे सेटल्ड है। गरीबी का मतलब ये नहीं था कि जो कल गरीब था वो आज भी गरीब है, वो आगे बढ़ गया, पर पीछे वाला एक और गरीब हो गया, सेटल्ड हो गया। हमें भी करवाइए सेटल कहीं। अरे तो सेटल्ड होने की एक सीढ़ी है ना, सीढ़ी चढ़ेंगे कि दौड़ के निकल जाएंगे? वो कह रहे सीढ़ी तोड़ दी हमारे लिए, तो कहाँ खत्म की है, कहाँ हुई है? अगर आरक्षण खत्म होता तो ये मौके खत्म। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, कितने BC बताइए पिछड़ा एक। मैं ये कह रही हूँ आपसे, मुझे नहीं पता VC, फिलहाल तो जो सरकार है वो तो अपने ही VC रख रही है।
अपने ही बोर्डों में लोग हैं जो क्रिकेट नहीं खेले, वो क्रिकेट एसोसिएशन चाहिए ना पिछड़ों। अरे हमेशा से देती आई है, कब नहीं दिया कांग्रेस ने साथ? मोहन भागवत साथ दे रहे हैं, देखिए मोहन भागवत बातों में साथ दे रहे हैं, किसी दिन साथ बिठा के अगर किसी को खाना खिला लेना। मैं अपने घर की बात करती हूँ, मेरे यहाँ जो सफाई कर्मचारी हैं कृष्णा नगर में, ठीक है, उन सफाई कर्मचारियों को महिला कांग्रेस में मेरे साथ में काम किया है, मेरे साथ एग्जीक्यूटिव मेंबर रही है डीपीएमसी की कमेटी में, और मेरे घर आके एक आदमी ये कह दे, मेरी मदर टीचर रही है, मेरे फादर यूनियन लीडर रहे हैं, कोई एक आदमी ये कह दे कि इसने स्टील के गिलास की बजाय मुझे किसी दूसरे बर्तन में खाना पीना दिया है तो मैं अपना नाम बदल लूंगा। से दिक्कत है ना, देखिए आपको आरक्षण से मुझे क्यों दिक्कत होगी? मैं आरक्षण में आती नहीं। स्टील में तो जिस चीज में आरक्षण नहीं देना है, देखिए अरे मैंने कब कहा कि आरक्षण नहीं देना? मैं तो कह रही हूँ कि आरक्षण दीजिए, पर उसे दीजिए जिसको जरूरत है। सिर्फ कास्ट के नाम पे मत कर दीजिए, जातिगत नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए वर्ग के उस पे कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। शोषण किस आधार पे होता है? शोषण तो किसी भी आधार पे हो जाता है, कैसे? बड़े से बड़े का कर लेते हैं लोग। कैसे हो जाता है? क्यों? आप एक बात बताएं कि कंगना रनौत का एक तरह से हम लोगों ने शोषण ही किया है ना, निकिता चतुर्वेदी मानसिक तौर पे किया है। जैसे जाने से रोका किसी ने? मैं अपना आपके दिल्ली में सुनिए मैं ये इसी पे मेरे को नहीं रोका। आपके भीम, आपके चंद्रशेखर रावण की क्या पार्टी का नाम है? आजाद पार्टी, आजाद समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, भीम नहीं आजाद समाज पार्टी है। दिल्ली के अध्यक्ष महेश पेवाल, ठीक है, मेरे साथ कांग्रेस में राजनीति दोनों ने इकट्ठे शुरू की थी, ठीक है, कांग्रेस के साथी रहे, गोंडली वार्ड कृष्णानगर में ही रहते हैं। उनसे पूछ लीजिए सावन का चलिया महेश पेवाल और निकिता चतुर्वेदी ने एक साथ गौरी शंकर मंदिर में किया या नहीं किया? और पंडित जी ने मेरे हाथ में प्रसाद दिया और उसके हाथ में ना दिया हो तो बताएं। मैं दावा कर रही हूँ, मंदिर के अंदर खड़े होकर दिखा देती हूँ आपको। चतुर्वेदी को आज तक किसी मंदिर सब मंदिर में अंदर घुसते हुए आपकी चोटी, आपके मंगलसूत्र, आपकी मांग का सिंदूर कोई नहीं देखता, कोई भी नहीं देखता। लोग सिर्फ ये देखते हैं कि आप अंदर आए हैं तो आप में आस्था है कि नहीं। मुझे क्यों नहीं होती मंदिर में? महिला पुजारी बनना नहीं चाहती। क्यों नहीं बनना चाहती? अरे वाह, क्या बात कर दी। नहीं एक मिनट सुनिए, मेरी पूरी बात तो सुनिए। बनना इसलिए नहीं चाहती कि जो पंडों को वो जिस तरह से टोका रोका जाता है ना, उस तरह से कहिए। अब यहाँ पे भी आपने देखा लोग बैरिकेड तक भाग रहे थे, हम नहीं भागना चाहते, हम विरोध करते हैं, सब चीज करते हैं, पर वहाँ पे खड़े होकर एकदम बैरिकेड हिलाना वो मुझे नहीं ठीक लगता। बराबरी चाहती हो, भागना भी नहीं चाहती हो। भागने की क्या बात है? विरोध दर्ज करना है, सड़क तक आना है, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। कौन निकल रहा है अपने घरों से? आज ये एनआरसी वाले जो मुद्दे हैं, कम होती है महिला। क्यों पढ़ी लिखी कम है? फिर क्यों नहीं बन सकती पुजारी? मैंने कब कहा कि नहीं बन सकती? मैं तो खुद ब्राह्मण हूँ, मैं तो चाहूंगी कि बने, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर कोई काम जो है आप स्वेच्छा से करना चाहते हैं तो कीजिए, और अगर नहीं करना चाहते तो आप किसी को सिर्फ इसलिए कि भाई साहब ये जो है यहाँ पे महिला ही लगेगी, फिर चाहे उसे ज्ञान अधूरा हो, पर नहीं, आप महिलाएं यहीं बैठ जाइए। चार मंत्र भी आपको ना आते हो, आपको ये भी नहीं पता कि सुबह जब हाथ जोड़ते हैं तो हाथ जोड़ के क्या कहा जाता है, पहला मंत्र का। ऐसे ही चल रहा, गोलमोल चल रहा। भाई साहब ऐसा है, सब गोलमोल नहीं चल रहा है। हर चीज के लिए एक तर्क है, हर चीज के लिए एक मंत्र है, हर चीज के लिए। वैसे ब्राह्मण और पंडित में भी अंतर होता है ना? देखिए बिल्कुल होता है। मैं जिस ब्राह्मण से उस परिवार से आते हैं, चतुर्वेदियों का जिस परिवार से आते हैं हम लोग, जो है वो टीचर्स हैं, ठीक है। तुम ज्ञानी, मतलब ज्ञानी नहीं है, टीचर है। आप ज्ञान प्राप्त करते हैं तब तो ज्ञान देते हैं, ऐसे पैदाइशी कोई नहीं होता ज्ञानी। फिर तो रामदेव ही बनते हैं कि योग गुरु के लोग पैर छू के ये सोचते हैं कि बस इसने वो ऑरेंज कलर के कपड़े पहनते हैं, इसके हाथ जोड़ लो तो हमारा भविष्य तर जाएगा। ऐसी क्या बात कह रही है? ब्राह्मण तो सब श्रेष्ठ ज्ञानी होता, बचपन से पैदा होते ज्ञानी। किसने कहा है बिना पढ़े कोई ज्ञानी हो जाएगा? यही तो लिखा हुआ सर, कहाँ लिखा है? सारे ग्रंथों में ये लिखा। पढ़ के दिखाओ अभी तुम। अरे तुम पढ़ के दिखाओ ना मुझे, कांड में यही पढ़ के दिखाओ। मोहन भागवत वाली बातें मत करो। मैंने आपको कहा जज केवट से, केवट का नाम क्या? रामचरितमानस से, राम जी की कथा से बाहर है। जामवंत वो पशु थे ना, रीछ प्रजाति के थे ना। भक्त शिरोमणि किसको कहा जाता है? भरत को कहा जाता है, नारद जी को कहा जाता है, नहीं कहा जाता ना। भक्त शिरोमणि, भक्त शिरोमणि कौन थे? एकलव्य का अंगूठा। मैं विश्व तो पिछले 8-10 सालों से जो इस सरकार ने घोल रखा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, नफरत है, जो सांप्रदायिकता है, महिलाओं का उत्पीड़न है, तो विश्व तो इन्होंने 8 साल में बहुत घोला है। तो अब उसको काटने के लिए अगर अमृतकाल की बात कर रहे हैं तो देखने वाली बात है कि कहाँ तक जाएंगे और कब ये अमृत जो है ओरिजिनली बरसेगा। तो मोहन भागवत जी ने खत्म कर दिया ना 5 तारीख में सारा जो भी था, विश्व कहा उन्होंने कि ब्राह्मणों ने जाति बनाई है।
मतलब वो पहले हमारी वर्ण व्यवस्था में हमने बचपन से पढ़ा है और पुरखों ने भी यही चीज़ पढ़ी है कि हिंदुओं में 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये कर्म के हिसाब से थे, ये जन्म के हिसाब से नहीं थे, पहली चीज़। लेकिन उसके बाद जो है पहले इन्होंने शूद्रों को अलग किया, जब आज वो समाज जो है वाल्मीकि जाटा, वो पूरा समाज जो है वो एक तरफ हो गया है, ठीक है। वो खुद को हिंदू मानते नहीं, ठीक है। और वहीं जो है अब इन्होंने ब्राह्मणों से भी वो करना शुरू कर दिया, किनारा शुरू कर दिया है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि उन्होंने ये सोच लिया है कि फाइनेंस लगाने वाले बनिए हैं, ठीक है। तो वैश्य समाज उनके साथ रहे और सड़कों पे उनके साथ जो है उपद्रव करने के लिए उन्होंने बयान दिया गया, सोची समझी साजिश है, सोची समझी। ऐसे इतने बड़े बड़े लोग ना यूं ही कुछ नहीं कह देते, ये अचानक निकली हुई बात नहीं है। आप एक स्पीच रेडी करके आते हैं, आपको पता है कि कौन से मुद्दों पे कहाँ बात करनी है। और जब देश में हर समाज एक साथ चल रहा था, पढ़ रहे थे तो सबके बच्चे पढ़ रहे थे, कमा रहे थे तो सभी कमा रहे थे। और गरीबों में ऐसा नहीं है कि बनियों में गरीब नहीं थे या गुजरों में गरीब नहीं थे या ब्राह्मणों में गरीब नहीं था। ब्राह्मणों में तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि एक निर्धन गरीब ब्राह्मण था, कि जाति व्यवस्था को जो है वो शुरू से इन्होंने टारगेट पे रखा, इसीलिए कि इसको टारगेट पे जब तक हम रखते रहेंगे लोग इस तरह की बातों में उलझे रहेंगे और अडानी और LIC और SBI को भूल जाएंगे। इस तरह के जो होते हैं ना, जो लोगों के इमोशंस को हर्ट कर देते हैं, वो इमोशनली हर्ट इसीलिए किया जाता है ताकि उनके जो उसका जो आउटकम है वो सड़कों पे निकल आए, लोग जो है अपने बारे में बातें करना शुरू कर दें। क्योंकि जब SBI LIC जैसी बातें करो तो लोगों को कम समझ में, उन्हें ये तो पता है कि नुकसान हो रहा है, पर किसका नुकसान हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। उसमें अडानी विरोध, देश का विरोध है, राष्ट्र से इसलिए जोड़ दी जाती है क्योंकि अगर राष्ट्र से नहीं जोड़ेंगे तो मुद्दे पे बहस होगी। बहस से बचना है तो राष्ट्र चिल्लाना शुरू कर दीजिए। और नहीं तो अडानी से टाटा बिरला ने भी व्यापार किया है। रिलायंस जो है वो तभी पनपी थी जब कांग्रेस की सरकार थी, तो किसी की कमाई से किसी को कोई नुकसान नहीं है। जब व्यापार बढ़ता है तो दूसरों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। लेकिन आप बाहर से तो कमा रहे हैं पर देश को कुछ नहीं दे रहे हैं। तो वहाँ पे जब अमृतकाल की बात है तो यूपी में इतना बड़ा मैन पावर है, बिहार में इतना मैन पावर है और MP में इतना मैन पावर है, महाराष्ट्र में मैन पावर कितना है। तो दिल्ली तो खैर छोटा स्टेट है, वो बाहर से लोग आते हैं तो हमारी दिल्ली पानी है, जो आ जाता है यहीं का होकर रह जाता है। लेकिन बाकी जगह जहाँ पे मैन पावर है, जहाँ पे आपको उसको यूटिलाइज करना चाहिए, वहाँ के लोगों को रोजगार देना चाहिए। कोविड में सबसे ज़्यादा लोग इसी तरफ लौटे थे ना, तो जब जहाँ पे लौटे थे वहीं पे रोजगार। क्यों मोदी जी अडानी और अंबानी से ये नहीं कहते कि ईंट के भट्टे ही लगा दो, कम से कम मेरे लोगों को यहीं रोजगार दे दो। नहीं तो यूपी में बटेश्वर और गंगा किनारे, जमुना जी के किनारे किनारे जितने गांव आते हैं वहाँ पे ही लगवा दें कि भाई तू फूल उगा लो, भाई उपजाऊ जमीन है ना, फूल उगा लो, अचार के पापड़ के ही प्लांट लगा दो, कुछ तो करो ताकि लोगों को रोजगार मिले। पर बेरोजगारी दूर रहती है कि मीडिया हमारा साथ नहीं देती। मीडिया ऐसा नहीं है कि साथ नहीं देता, वो भारत जोड़ो यात्रा में लगभग सभी चैनलों के जो हैं जो कॉरेस्पॉन्डेंट थे, बड़े बड़े जो आपको जो प्राइम टाइम वाले चेहरे हैं वो भी आपको वहाँ दिखाई दिए। पर बात सिर्फ ये है कि चलते हुए बात करना कि आप भारत जोड़ो यात्रा में, तो ये दिखाना भी है क्योंकि जो अवेयर जनता है, जो जागरूक जनता है, वो आपको वहाँ देखना चाहती है। तो आप वहाँ तो बात कराए, लेकिन वो बात वहाँ से वापस आके आपने किस किस से की, प्राइम टाइम में उसे कैसे दिखाया, ये भी एक मुद्दा है। तो आप चले राहुल गांधी के साथ, आप एक ब्रांड बन गए कि नहीं, यात्रा के हिस्सा थे। तो सारे जवाब दिए मोदी जी ने संसद में, आपके देखिए हर सवाल का जवाब दिया, शेर शायरिया भी हुई। देखिए मोदी जी से आप ये कहें कि ये फ़ोन इतना महंगा है तो वो बताएंगे जब मैं बचपन में था तो मैं कैमरे से फ़ोटो खींचता था और ऐसा था, मगरमच्छ थे ज़िंदगी में उनकी 35 साल उन्होंने भीख मांग के खाया, बहुत सारे मुद्दे हैं। पर आप जिस मुद्दे की उनसे बात करेंगे वो उस पर बात नहीं करते, वो उंगलियां घुमा घुमा के, आंखें नचा नचा के जोकरों की तरह बात तो कर लेते हैं। लेकिन मुद्दे की बात अगर आप नरेंद्र मोदी से करेंगे तो उससे बेटर है कि आप जैसे ही मोदी जी से सवाल करें मुड़ जाइए राहुल गांधी की तरफ, क्योंकि राहुल गांधी के पास डाटा भी होगा, फैक्ट भी होंगे और उसके बाद उनके पास उस बात का जवाब भी होगा।